हाँ, नमस्कार दोस्तों। हम इस सीरीज में पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नामक जो बुक चलती है कक्षा 10 में। आरबीएससी की बुक जो चलती है उस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें हमने मारवाड़ के शासकों को पढ़ लिया था, मेवाड़ के शासकों को पढ़ लिया था, बीकानेर के शासकों को पढ़ लिया था और रणथंभौर के शासकों को पढ़ लिया था। अब सॉरी, रणथंभौर का तो हम अभी पढ़ेंगे। शाकंभरी के चौहानों को भी पढ़ लिया था। और इसके साथ साथ हमने राजस्थान का जो नामकरण किस प्रकार से हुआ, क्या इतिहास रहा राजस्थान का, वो पढ़ लिया था। और कौन कौन से सभ्यताएं राजस्थान में थी पनपी, उन सब के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। यानी कि उस चैप्टर का अंत में हम पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसको माना गया है। गोविंद राज को माना गया है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय वही है जिसका विवाह संयोगिता के साथ हुआ था, ध्यान रहे। उनके पुत्र गोविंद राज को रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक माना गया है। इसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उत्तराधिकारी वाघ भट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजे गए सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। रणथंभौर के चौहानों में एक आते हैं हमीर। 1282 से 1301। 1282 में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई और आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपाधार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया और 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोही, कौन था मंगोल विद्रोही में? महमूद शाह व के हब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया और अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किला देने के लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उनके विश्वासघात के कारण किले पर दुर्गों का अधिकार हो गया और हमीर लड़ता हुआ मारा गया, और किले में हमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर कर लिया। हमीर वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नैनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो और चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों में हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है: सिंह सवन सतपुरुष, वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब है कि सिंह सवन यानी कि जो शेर होता है वो एक ही बार अच्छा वो शेर का बच्चा होता है वो उत्पन्न करता है। सतपुरुष वचन, और सतपुरुष अपने वचन पर अडिग रहते हैं। कदली फलत एक बार, कदली फल एक बार। कदली का मतलब होता है केला। केले पर केवल एक केले के जो एक तना होता है उस पर केवल एक ही बार पेड़ आता है, वो फल आता है। और तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल और हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तिरिया का मतलब होता है यहाँ पे स्त्री से है, और तेल मतलब जो शादी में तेल जो चढ़ाया जाता है उसकी, और हमीर हट यानी कि हमीर की जिद, चढ़े न दूजी बार। तो ये दो अभी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे देखिए, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी द्वारा लिखित है, हमीर रासो जोधराज द्वारा, और हमीर हट ये चंद्रशेखर के द्वारा। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आते हैं जालोर का चौहान वंश, और इस वंश के प्रतापी शासक कौन कौन रहे वो। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।
दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था, क्योंकि दिल्ली से गुजरात जाने के लिए बीच में पड़ता था ये। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 में इस वंश की नींव डाली। यानी कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। उसके बाद बात आती है कानड़देव की। 1305 से 1311 कानड़देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर के कानड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ और 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। वह कानड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़देव दिल्ली दरबार से चला आया और उसके बाद कानड़देव अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया है। यानी कि नैणसी ने इस जो दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका क्या कारण बताया कि कानड़देव का पुत्र था वीरम देव और सुल्तान की पुत्री थी फिरोजा, उससे विवाह करने से उसने मना कर दिया। इस वजह से उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली सेना सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रखा। देखिए, जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार करने के बाद सुल्तान ने इसका नाम जो है वो क्या रख दिया? खैराबाद। एक नाम आया था इससे पहले की वीडियो में खिजराबाद, तो बताइए जिसको प्रश्न मैंने उसमें भी डाल दिया था कम्युनिटी टैब में भी कि खिजराबाद किसका नाम था। तो यहाँ पर देखिए खैराबाद नाम रखा है सिवाना दुर्ग का, और खिजराबाद जो रखा था वो किसका रखा था उसका कमेंट करके आपको जवाब देना है। कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाला, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कानड़देव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। देखिए, अब जालोर का नाम तो क्या रख दिया? जलालाबाद, और सिवाना दुर्ग का क्या नाम रखा? खैराबाद। और आगे चलते हैं हम अब आमेर के कछुआ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। कछुआ अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाए और साधारण भाषा में इन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश जो ये जयपुर के आसपास का प्रदेश है, इसको ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं और बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे और 1137 में दुले राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुले राय ने ही जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। कुल मिला के बात यह है कि कछवाहा जो थे उनको राम के जो बड़ा बेटा था कुश, उसके वंशज मानते थे। और जब इन्होंने अपना राज्य स्थापित करने के लिए ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। किन किन के साथ? मीणा और बड़गुजरों के साथ। और इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी जो है वो दौसा को बनाई और दुले राय ने बड़गुजरों को हरा करके जमवा रामगढ़ में मीणाओं को हरा करके वहां पर अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट आता है भारमल। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे
मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल, देखिए यहाँ पे भारमल की बात कर रहे हैं हम। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। भारमल जो था वो पहला राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे कि मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता था, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरखाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद है भगवान दास, जो कि भारमल का पुत्र था। तो भगवान दास 1573 से लेकर के 1589। भगवान दास 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहा और 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। खुसरो जो था वो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हुई। फिर उसके बाद दूसरा इनका पुत्र था, यानी कि भारमल का पौत्र मानसिंह। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर और जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंभौर अभियान में 1569 में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में मानसिंह ने अपनी भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के साथ संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर आया और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर ने इसे फरजंद यानी कि बेटा की उपाधि और 7000 का मनसब दिया। 1589 में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और 1589 में आमेर का शासक बना। देखिए ये वही मानसिंह है जो महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि का प्रस्ताव लेकर के आया था। और यहाँ पर अकबर ने 4 लोगों को भेजा था बारी बारी से। और इसका एक प्रश्न मैंने पूछा था कि कंटिन्यू 4 उसका जो क्रम से नाम है वो बताइएगा, तो उसका जवाब भी किसी ने भी नहीं दिया है। तो वापस से मैं उन 4 राजदूत जो भी दूत भेजे थे उन 4 दूतों का क्रम से नाम पूछ रही हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई दूसरे नंबर पर ये लेकर के आया था ये मानसिंह, दूसरा प्रस्ताव लेकर के आया था। तो 4 कंटिन्यू कौन थे, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर लास्ट वीडियो में उसका जवाब भी दे दूंगी। मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर में हुई। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने इसके समय में मानचरित्र, महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारी दीन ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद मानसिंह के बाद आता है यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह। 1621 से 1667, 11 वर्ष की आयु में 1621 में जयसिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया। यहाँ इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उजबेगों के विद्रोह को दबाया और 1630 में जयसिंह ने खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत भी गया। 1637 में
जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध के समय इसे सूजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर में युद्ध 1658 ईस्वी में इसने सूजा को पराजित किया। उत्तराधिकारी युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया और जयसिंह के सैनिक योग्यता और कूटनीति के से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेज दिया। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खां जैसे सेनानायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हो गई, जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है, और ये 1665 ईस्वी में हुई। किन किन के बीच हुई? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई, और इसको क्या नाम से जाना जाता है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता, विद्वान और सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद आता है सवाई जयसिंह। इससे पहले था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। अब आता है सवाई जयसिंह। 3 दिसंबर 1688 ईस्वी में जन्मे जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाकपटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जयसिंह रख दिया था, क्योंकि यह जयसिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। अभी यहाँ पे मिर्जा राजा जो जयसिंह था वो प्रथम था और ये दूसरा है, और इसीलिए इसमें उस जयसिंह की तुलना में काफ़ी अधिक वीरता और वाकपटुता थी, इसलिए औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रखा था। इसका कारण था कि ये जयसिंह प्रथम की तुलना में सवाया था। इसी समय में जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे, यानी कि इस समय के बाद ही सब लोग सवाई का नाम का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर राज्य संभाला और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम वो बहादुर शाह, जो कि बहादुर शाह के नाम से शासक बने, ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। तो आमेर का क्या नाम रखा था उसने? मोमिनाबाद रखा था। और किसने रखा था? ये मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह के नाम से जाना जाता था, उसने इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 में राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी और सवाई जयसिंह ने 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया और जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राट में समझौता करने के लिए मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों के शासनकाल को देखा था। सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों के शासनकाल को देखा था। 1725 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में वेधशालाएं बनवाई और जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है जिसका नाम है जंतर मंतर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कहाँ कहाँ पर वेधशालाएं स्थित है, तो वो है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। ये 5 वेधशालाएं हैं और ये पांचों की पांचों किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह ने बनवाई थी और उन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कारिका, जयसिंह कारिका।
जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। जयपुर में जो वेदशाला है वो सबसे बड़ी वेदशाला है और इसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और इसी जंतर मंतर को जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्र विद्याधर ने एक नगर का नक्शा बनवा करके 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का आदि का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। तो वह पहला शासक कौन था? पहला हिंदू शासक था सवाई राजा जयसिंह। इसके बाद आते हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश और उनके प्रतापी शासक। तो जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल में भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा साका राव दूदा के समय हुआ जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। और तीसरा अर्ध साका 1550 ईस्वी में जब जैसलमेर के शासक लुणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली की शरण दी थी, तब अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लुणकरण पर आक्रमण कर दिया और लुणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे, अतः जौहर नहीं हुआ। यह घटना अर्ध साका कही जाती है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है जैसलमेर का किला, क्योंकि यहाँ पर 2 पूरे साके हुए थे। साके से मतलब है जहाँ पर जौहर भी होता है और जब क्या बोलते हैं, जहाँ पे जौहर होता है वहाँ पे जब कोई शासक लड़ते हुए मर जाता है तो उसके बाद वहाँ की रानियाँ जो है वो जौहर कर लेती हैं, तो वो एक साका कहलाता है। लेकिन यहाँ पे 2.5 साके क्या हुए? 2 तो पूर्ण रूप से साके हुए और तीसरा साका, तीसरे में राजा तो मर गया था लेकिन उनकी रानियों ने जौहर नहीं किए, इसलिए यहाँ पे अर्ध साका कहलाता है। अकबर के नागौर दरबार 1570 में हरराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। उसके बाद है भरतपुर का जाट राजवंश और उनके प्रतापी शासक। भरतपुर की बात करते हैं तो जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनैतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजाराम ने जारी रखा और 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उनके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद आता है, अब यहाँ पे चूड़ामन की बात करते हैं तो 1695 से लेकर के 1721 तक भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा और आगरा के मुगल इलाके में धावा बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल साम्राज्य ने कछुआ नरेश विशन सिंह को चूड़ामन के दमन करने के लिए भेजा, पर उसे संपूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बना करके अपना राज्य स्थापित किया। फिर इसके बाद बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे व्रजराज की उपाधि और जागीरें प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया और वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करके सुंदर जल महल बनवाए और बाग बगीचे लगवाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व वैर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया।
बदन सिंह शांति प्रिय शासक थे। उसने जाट कछुआ मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 में डीग में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है महाराजा सूरजमल। 1756 से 1763। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने जयपुर के साथ मैत्री सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह के मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध में उसने ईश्वरी सिंह का पक्ष किया। सूरजमल ने किसका पक्ष लिया? ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया और 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराज भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर के यह भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण और सहायता दी। 1763 ईस्वी में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। उसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण था। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए कलिका रंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे। तो उसके बाद अगर हम चलते हैं तो आते हैं करौली के राजवंश, करौली के यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा के सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। उसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया और 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने बसाया था? तो ये अर्जुन पाल ने बसाया था। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने उनकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। इसके बाद है परमार वंश। परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ शत्रुओं को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों पर ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के परमार अब बात करते हैं आबू के परमारों की। तो आबू के परमार वंश के संस्थापक धूमराज था, लेकिन उनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलचंद सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणी वराह ने आबू पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। विक्रमदेव के परपौत्र धारावर्ष 1163 से लेकर के 1219 आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक बना। आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था विक्रमदेव का पुत्र। उसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया, यानी कि वो गुजरात की सेना का सेनापति बना। उसने सोलंकिया के अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणवसही नामक नेमिनाथ जी का मंदिर बनवाया और 1311 ईस्वी में लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी वीडियो लंबी ना हो इसलिए ये मराठों का राजस्थान में प्रवेश, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको
हल करेंगे। वीडियो को अंत इस मतलब आगे के इस चैप्टर को पूरा करेंगे और अगली वीडियो में चैप्टर बिल्कुल पूरा हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।